नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट दिसंबर एग्ज़ाम 2026 और सॉरी सीटेट फरवरी एग्ज़ाम, सीटेट फरवरी यहाँ पर एग्ज़ाम है, सीटेट फरवरी एग्ज़ाम 2026। ओके, चलो तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की एसएसटी चैप्टर यहाँ पे 7 है, राज्य से साम्राज्य। एनसीईआरटी 6 क्लास की हिस्ट्री। पहले मैं आपको देखो, जो भी हमारे एसएसटी वाले स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर 6 to 8 की आपको, ठीक है ना, एनसीईआरटी पढ़नी होगी और यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कराऊंगी बाय शिवानी सिंह। मेरे ही थ्रू कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आपको कराया जाएगा। और ये फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखो 6 चैप्टर्स की कंप्लीट हो गए। पहले मैं आपको 6 क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगी, फिर 7 क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगी, फिर 8 क्लास की, फिर यहाँ पे पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे क्योंकि टाइम है भी हमारे पास में, फरवरी में एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे अपनी तैयारी करनी है फरवरी को देखते हुए। ओके, बेस्ट तरीके से अभी से, आज से तुरंत अभी से लग जाइए। ओके, चलिए, तो एसएसटी तभी क्लियर होगी जब आप उसकी थ्योरी करेंगे। क्लियर है ना? चलिए देखो, हम पढ़ेंगे राज्य से साम्राज्य, यानी कि राज्य से साम्राज्य कैसे बनता है। राज्य क्या होता है? राज्य मानो एक छोटा, और साम्राज्य किसे कहते हैं? जब राज्य बहुत बड़ा बन जाता है उसे हम साम्राज्य कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, एक बहुत बड़ा राज्य और एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। देखो, हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास में पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, आपने देखा होगा उनके जो यहाँ पे पैसे हैं, रुपए हैं, चित्र यहाँ पर देखा होगा, ठीक है ना। मेज़ लगाना भूल गई भैया, चित्र आपने देखा होगा यहाँ पर। एक मिनट, ऐसा फील हो रहा है कि ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही हो रखी है भैया, ब्राइटनेस कम करो जिससे कि आपको क्लियर यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे, ठीक है ना। चलो ठीक है, देखो हम जिन शेयरों के चित्र या फिर रुपए रुपए और जो पैसे हैं उन पर देखते हैं, उनका एक लंबा सा इतिहास है। आप जो रुपए हैं आपके पास में और जो पैसे हैं, आप उन पर शेयरों के चित्र देखते हैं एक साइड में। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। उन्हें कैसे बनाया गया है? उन्हें शेयरों के चित्रों को पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर राज्य से साम्राज्य। राज्य यानी कि छोटा, और राज्य से जब एक बहुत बड़ा साम्राज्य यहाँ पे क्रिएट होता है, राज्य बहुत बड़ा बन जाता है, उसे हम साम्राज्य की कैटेगरी में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अपने पैसे जो है यहाँ पे रुपए पैसे यहाँ पर, ठीक है ना, देखे होंगे तो उसमें आपको एक शेर का चित्र दिखाई देता होगा, शेर के टाइप का। तो वो शेर का चित्र कैसे बनाया गया है? पैसों पर पत्थरों को काट कर बनाया गया है, सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था, इस तरह से सारी चीज़ें। तो ये अभिलेख आपको किस तरह कहाँ से प्राप्त हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा गया है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अब देखो, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अशोक जी साम्राज्य पर शासन करते थे। उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। अब यहाँ पर अशोक की बात कर रहे हैं। अशोक जी साम्राज्य पर शासन करते थे, ठीक है ना। तो उसकी स्थापना किसने की थी? अशोक के दादा ने की थी। किसने की थी? अशोक के दादा ने की थी। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में भी मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है, चाणक्य की कौन सी किताब, चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र। यहाँ पे अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? यहाँ पर लेखक कौन है? चाणक्य है। चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था और फिर इसने चंद्रगुप्त की हेल्प की, जो अशोक के यहाँ पे दादा है चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी हेल्प की। ओके, फिर चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र की किताबों में भी मिलते हैं। क्लियर है? अभी हम बात करेंगे वंश की। वंश कैसे बढ़ता है, वंश की बात करेंगे। वंश क्या होता है?
वंश का मतलब होता है जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मानो कि अभी हमारे बाबा जी है तो हमारे बाबा जी के भी तो फादर होंगे और हमारे जो बाबा जी के फादर हैं उनके भी तो फादर होंगे। अब हम भी फादर बनेंगे, आप भी अपनी स्टेज में, फिर आपकी जो संतान होगी, ठीक है ना, फिर आप बूढ़े हो जाएंगे, फिर वो फादर बनेंगे। इस तरह से पीढ़ी दर चलता रहता है। यही क्या कहलाता है? वंश कहलाता है। ठीक है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो मौर्य वंश में कितने महत्वपूर्ण राजा हुए? 3 बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त हुआ, उसका बेटा हुआ बिंदुसार यहाँ पर, और बिंदुसार का पुत्र हुआ कौन? अशोक। ठीक है ना। तो वंश की डेफिनेशन आई होप मैंने समझा दी है। अभी यहाँ पर बात करते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। ये बात करते हैं कि देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का कौन सा क्रम सही है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले आपका कौन आया? सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया था, फिर उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, अशोक का बेटा दशरथ मौर्य। तो यहाँ पर ये जो है इनका इस तरह से वंश चला। ओके। साम्राज्य में जो उत्तराधिकार थे इनका जो वंश था, इनके वंश का क्रम बताना है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य इनके दादा हुए, बिंदुसार इनके बेटे हुए, अशोक इनके दादा हुए। अब दशरथ मौर्य देखो क्या होगी? चंद्रगुप्त मौर्य इनके, समझे ना आप? तो इस तरह से यहाँ पर आपका क्रम, ठीक है ना। साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का कौन सा? अभी हमने वंश की बात की है ना, तो हमें उसी के आधार पर आपको ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है, जिससे कि फाइनली आपको चीज़ें क्लियर भी हो जाए और समझ भी आ जाए। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते होंगे। साम्राज्य के बहुत बड़े, देखो साम्राज्य का बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर किसान भी होंगे, पशुपालक भी होंगे, गाँव बसे भी होंगे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। ओके। शिकार भी करके अपनी जीविका चलाते थे। तो ये आपका कि साम्राज्य में लोग कैसे रहते थे, ये बात कर रहे हैं। साम्राज्य में लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे? तो अपनी जो है अपना व्यवसाय करने के लिए भैया यहाँ पे पशुपालन भी करते थे। ओके। कृषि भी, खेती भी, सारी चीज़ें करते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं भी बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते हैं और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। अब जो साम्राज्य हुआ, साम्राज्य में भैया जो इतना बड़ा साम्राज्य है, वहाँ पे बहुत सारे आपके जो है अलग अलग कैटेगरी के जाति के बंदे रहते हैं, आदमी रहते हैं। तो उन सब की भाषा डिफरेंट होगी, अलग होगी, और डिफरेंट भाषा ही नहीं होगी, भोजन भी अलग अलग ही टाइप्स का करते हैं। कोई मांसाहारी होते हैं, कोई शाकाहारी होते हैं, और उनकी जो पहनने का भी तरीका है, कपड़े किस तरह पहनते हैं, पोशाक यहाँ पे वो भी डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। क्योंकि साम्राज्य है भैया, तो साम्राज्य बहुत बड़ा है। ठीक है ना। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, अब हम इसकी बात करते हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसीलिए सम्राटों के राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। तो राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न होता है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा और नीचे ये सारे स्टेटमेंट में ऑप्शन देगा, तो आपको बताने राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न होते हैं, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न होता है। तो चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं हमने बताया, और उनकी रक्षा के लिए, अब देखो साम्राज्य है भैया, राज्य से बड़ा है, तो उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी सेना चाहिए होगी, बिल्कुल चाहिए होगी, बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। इसलिए सम्राटों की राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर भी इकट्ठा, सबसे मेनली यहाँ पे पॉइंट सही है, अगर आपको देश चलाना है तो भैया यहाँ पे टैक्स तो देना ही होगा, तभी देश चलेगा, अदरवाइज जैसे थोड़ा ही ना चलने वाला है। भारत ही है, अपना भारत चल रहा है भैया, टैक्स दे रहे हैं सभी भरपूर मात्रा में, तभी तो देश आगे की ओर बढ़ोतरी कर रहा है। करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। चलो अभी हम बात करते हैं साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र यहाँ पर है,
पटना बिहार में, ठीक है ना। तो साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग डिफरेंट हिस्सों पर डिफरेंट शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा क्या था, नियंत्रण। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का क्या था, सीधा नियंत्रण था। क्या था, सम्राट का सीधा नियंत्रण था। कहाँ कहाँ पर, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में। ओके, क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। यहाँ पर अभी देखो बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके में गांव, शहर, किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी, इनसे भी कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। बिल्कुल। अब राज्य से आपने साम्राज्य बनाया इतना बड़ा, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी नॉर्मली होगी भैया। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करता था, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। देखो, जो कर नहीं देगा, जो उल्लंघन करेगा, यहाँ पर बात नहीं मानेगा, उसे सजा भी मिलेगी, ठीक है ना। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, संदेश वाहक होता था, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारी के रूप में कार्य जो है क्लाब पर नजर रखते थे। आपको पता है भैया, जैसे आप खुद देखो, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर कितने यहाँ पर बैठे हुए हैं अधिकारी। ओके, उसकी यहाँ पर जो है बात करें प्राइम मिनिस्टर की जो है देख रेख में। ओके, तो यही बात है आपकी पहले राजा पर भी तो कैसे किस तरह से जो है बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी, कैसे उनके आसपास आगे पीछे अगल बगल में खड़ी रहती थी, ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मौर्य साम्राज्य के भीतर क्या थे, कई छोटे छोटे क्षेत्र और प्रांत थे और यहाँ पर तक्षशिला और जो उज्जैन है जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण भी रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य के भीतर की हम बात कर रहे हैं, मौर्य साम्राज्य का जो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र हैं। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराएं और नियमों को ही माना जाता था। यहीं पर प्रादेशिक केंद्रों के बीच एक विस्तृत क्षेत्र भी था। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। ठीक है ना। अभी हम पढ़ने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए बहुत फेमस था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जी हाँ, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि ये बताना है कंबल के लिए कौन सी जो है दिशा फेमस थी। उत्तर पश्चिम कंबल के लिए फेमस थी और सोने के लिए दक्षिण भारत फेमस था। कीमती पत्थरों के लिए बहुत फेमस था यहाँ पर दक्षिण भारत। कंबल के लिए फेमस था उत्तर पश्चिम दिशा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, याद रखें। और यहाँ पर सोने और कीमती पत्थरों के लिए बहुत फेमस था दक्षिण भारत। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें भी लाकर दे। अब हम देखो साम्राज्य की बात करें, साम्राज्य में यहाँ पे जो है मौर्य शासन, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चला हुआ है भैया, ठीक है ना। तो ये किस तरह, कैसे ये यहाँ पे राजा थे, किस तरह से जो है ये जो है सबकी जीविका चलाते थे, किस तरह से क्या क्या होता था इनके साम्राज्य में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। ओके, चलो
देखो नजराना जहाँ कर नियमित, देखो नजराना और कर क्या होता है, नजराना की बात करें और कर की बात करें, कर का मतलब होता है कि भैया आपको ये देना होगा परमानेंटली। कर का मतलब होता है कि मानो कि आपका बिल आया है और आपका बिल यहाँ पर पूरा 1 मंथ का आपको बता दिया जाता है, ठीक है ना, नोटिस आपके घर तक पहुंच जाता है कि 1 मंथ का आपका बिल आ चुका है, इतना बिल हुआ है, दे दीजिए, ठीक है, वो नियमित रूप से आपको देना होगा। नजराना हम उसे कहते हैं कि हम अपनी तरफ से किसी को दक्षिणा दे रहे हैं या फिर भेंट दे रहे हैं, कुछ भी, कि भैया मंदिर में हमने यहाँ पर अपनी मर्जी से, हमारा मन है, हमने मंदिर में 1000 रुपये दे दिए, हमने भैया ये किसी को ये सामान दे दिया, या फिर अपनी मर्जी से दिया, किसी को हमने ये सामान दान में दे दिया, ठीक है, वो नजराना होता है। कर नियमित इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, ठीक है। नेक्स्ट, राजधानी में सम्राट मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया गया। तो राजधानी में सम्राट मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, सेलुकस जो निकेटर था वो किसका राजदूत था? तो सम्राट मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा, ओके, मेगस्थनीज का राजदूत था। याद रखिए, मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण इसमें दिया हुआ है, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एसएसटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले आपको इन चीज़ें पढ़नी होगी, ठीक है ना। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उन्हें अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 साथ एक ही कमरे में नहीं सोते थे। यहाँ पर अब बात कर रहे हैं जो राज्य साम्राज्य हैं, ओके। तो भैया यहाँ पर राजधानियाँ भी बनी, सारी चीज़ें हुई। अब यहाँ पर ये किस तरह, देखो जो राजा होते थे वो एक जगह खास लगातार 2 रात एक जगह ही कमरे में नहीं सोते थे, यानी कि वो एक ही रात सोते थे, क्योंकि नहीं पता भैया दूसरी रात कोई भी हमला कर सकता है, ठीक है ना। चलिए, अब ये जो पाटलिपुत्र वाला है ये हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है ये यहाँ पर हमारा। एनसीईआरटी एसएसटी एनसीईआरटी क्लास 6 की यहाँ पे जो चैप्टर 7 है राज्य से साम्राज्य, बहुत बड़ा चैप्टर है, ओके। यहाँ पर हम पाटलिपुत्र से आगे की ओर पढ़ेंगे बाद में। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ा है यहाँ पर, फटाफट आप देख लीजिए। आज हमने पढ़ा कि ये एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य क्या है क्या नहीं, कैसे कैसे सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, दिखाई गई है मोस्टली, ठीक है ना। चलिए, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट्स है, कोई इश्यूज़ है, सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट सेशन में उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा पाटलिपुत्र वाला। जी हाँ, वो इसी क्लास का है, राज्य से साम्राज्य का ही। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी फिर आपकी, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।